हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे बीपीएससी का वो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आया हुआ है उसका हम लोग देख रहे थे, जिसमें से 38वीं बीपीएससी से लेके 38वीं से लेके 68वीं तक का प्रश्न को शामिल किया गया है सभी को। उसी को हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आज हमारा चौथा वीडियो होगा। कौन सा चौथा वीडियो होगा? किसका? मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा चौथा वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेडाइवल या एंसेट को देखेंगे। हिस्ट्री खत्म करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में पार्ट थर्ड को जो वीडियो है उसमें हमने 443 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया है, और आज बात करेंगे तो आज 444 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 444 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया हुआ कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक है? किसके किसके नज़र में था? तो ये जवाहरलाल नेहरू कहा था। ठीक है, क्या कहे थे? तो वो रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप को अपने प्रस्ताव की घोषणा की। एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि एक ऐसा बैंक है पर जो टूट रहा है। एक ऐसा बैंक है जो ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो ये किसी ने नेतृत्व नहीं किया था। ये बिल्कुल नेतृत्व विहीन था। क्या था? नेतृत्व विहीन था। क्यों था? तो हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। क्या हो गया? नेतृत्व विहीन हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम वह आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन होते हुए भी अपने उद्देश्य को पूरा किया। क्या किया? अपने उद्देश्य को पूरा किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ इसकी बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करो या मरो नारा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध 1942 वाले भारत छोड़ो आंदोलन से है। किससे है? 1942 वाले भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा कहा गया था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। नमक टैक्स हो सकता है, नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द यही होंगे कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। क्या होगा? आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय यही है कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दिवंगत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब उस समय की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? आगा खां पैलेस में, पूना के आगा खां पैलेस में किया गया था। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू को भी वहीं पे रखा गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। और बात करेंगे कांग्रेस के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, अरुणा असफ अली, जीबी पंत को कहाँ रखा गया था? तो ये अहमदनगर के किले में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किले में।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो खुफिया रेडियो की बात करेंगे तो ये उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में। किसमें? बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में अत्यधिक व्यापक रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इनको गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? 1 मिनट देख लेते हैं। पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। बात करेंगे 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां महल में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीताबी रमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर जेल में रखा गया था। अहमदनगर किले में रखा गया था। और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी वो बम्बई नहीं आए थे, इसलिए उसे पटना में ही गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ आए थे? इसमें दिया हुआ है कि कहाँ आए थे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं तभी इसका पता चलेगा। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल में लाए गए थे। कहाँ? बक्सर जेल में लाए गए थे। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो ये दीपावली के दिन। किस दिन? दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, जयप्रकाश नारायण जी। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था वो कौन कौन थे? तो वो शिव कुमार और रामानंद थे। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अत्यधिक प्रभावित जिला कौन सा रहा? तो उसमें अत्यधिक प्रभावित जिला जो था पटना रहा था। कौन रहा था? पटना अत्यधिक प्रभावित रहा था। देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रोध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइन उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई थी। क्या हुई थी? बाधित हुई थी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थान पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। क्या हुई थी? पटना सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। किस संदर्भ में? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता की बात करेंगे, किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता को गठित किया था। कौन सी घटना सबसे पहली घटित हुई थी? तो सबसे पहली घटित हुई की बात करेंगे तो ये क्रिप्स मिशन घटी थी। ठीक है। क्यों घटी थी? तो देखते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन जो आया था मार्च 1942 में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो ये अगस्त 1942 में आया था। और गवर्नर जनरल के पद की बात करेंगे, लॉर्ड बेवल का आगमन, वो अक्टूबर 1943 में आया था। और कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। इसलिए हमारा ऑप्शन जो ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ठीक है। इसका विचार क्या था? भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इसमें ए जो है सही हो जाएगा और हमारा बी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। भारतीय सेना की स्थापना
किस वर्ष की गई? भारतीय सेना की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1942 में की गई। कब की गई? 1942 में। ये रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में एक सम्मेलन में, जिसमें भारतीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का निर्णय लिया गया था। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में कौन पेश हुए वकील थे? कौन पेशे हुए वकील थे? ये भूलाभाई देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूलाभाई देसाई हो जाएंगे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को हो जाएगा। कब हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 को हो जाएगा। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा किया था। क्या किया था? निर्माण की घोषणा किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ठीक है, अस्तित्व में आई। तो ये कहाँ आई थी? ये सिंगापुर में। कहाँ आई थी? सिंगापुर में आई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी? तो INA बात करेंगे तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। किसकी? डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी INA। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। वे क्या थे? ब्रिटिश भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द किया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कराने लगे। किसमें? आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करेंगे तो ये सुभाष चंद्र बोस किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। किस देश में? जर्मनी में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? किसके साथ जुड़े हुए थे? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? कौन जुड़े थे? तो ये जुड़े थे राम नारायण। कौन जुड़े थे? शीलभद्र याजी जुड़े थे। ठीक है, शीलभद्र याजी जुड़े थे। शीलभद्र याजी की बात करेंगे तो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। किससे? INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नया नाम दिया था? तो ये क्या दिया था? स्वराज द्वीप दिया था। क्या दिया था? स्वराज द्वीप नया नाम दिया गया था। किसको? निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, या इसका डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं एक बार। कोई खास नहीं, वही दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ अपना ध्वज फहराया एवं अंडमान द्वीप का नाम शहीद एवं निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रखा। अंडमान का शहीद एवं निकोबार का स्वराज रखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसमें सुमेलित करने के लिए कह रहा है तो हम लोग देखते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं। बारदोली गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारदोली गुजरात में स्थित है। और चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। एरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखाली पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। क्या हुए थे? भीषण दंगे हुए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
ठीक है। तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और जो भारत के सचिव थे, तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। क्या थे? एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या दिया था? अभी हम लोग पढ़े थे, स्वराज द्वीप दिया है। क्या दिया है? स्वराज द्वीप दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, फिर से वही पे आ गए ना, ये दिया हुआ है, रिपीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे। तो बात करते हैं रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। इसको याद रखें हम लोग काल से। ठीक है, KAL काल। ठीक है, काल याद रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है ना। अब इसको कैसे लगाना है लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, काल से याद रखेंगे क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स, और ए से याद रखेंगे अलेक्जेंडर, और एल से याद रखेंगे लॉरेंस। ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? सेम वही है, तो बेवल इसमें नहीं थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? कौन थे वो? कौन थे? तो ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये बात करेंगे आज़ादी के समय कौन थे? JB कृपलानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बात करेंगे तो वही थे JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे भारत के विभाजन के समय। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली में अधिवेशन हुई थी। नेक्स्ट को सेम क्वेश्चन वही दिया हुआ है। ठीक है, JB कृपलानी जी अध्यक्ष थे। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो कौन थे? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। कब? 1853 में। कब किया गया था? 1853 में किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 14 से घटाकर 18 कर दी गई। इनमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया है? तो ये 1786 के एक्ट के तहत दिया गया था। किसको? कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। बात करेंगे कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया था तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। क्या किया गया? दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त की गई। 1935 ने किसको समाप्त किया है ये पूछ रहा है। तो प्रांतीय स्वायत्ता है या प्रांतीय द्वैध शासन स्वायत्ता है या भारत की संघीय संरचना है, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार है। तो सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वतंत्रता को लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षण सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई थी। क्या हुई थी? स्थापित हो गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्तंभ में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करना है। क्या करना है? सुमेल करना है। अगले प्रश्न में ये देखते हैं सुमेल करना है। इसको क्या है दिया हुआ है? इसमें इस साइड जो स्तंभ में पुस्तक है उसके बाद लेखक को मिलान करना है। हमको क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है
कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे तो इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक हो जाएंगे राजाराम मोहन राय, W हंटर के क्या है इधर, ताराचंद, W हंटर, राजाराम मोहन राय, फादर बुल्के, के दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हो जाएगा ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के लेखक कौन हो जाएंगे, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, उसके बाद पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार और आनंद मठ, उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ जीसस अवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, ठीक है, एक का हो जाएगा ए। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, ताराचंद हो जाएगा। और बात करेंगे दो का, तो दो का हो जाएगा ई कौन हो जाएगा, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता हो जाएंगे। और आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे, आनंद मठ के लेखक ये हो जाएंगे, आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे राजाराम मोहन राय हो जाएंगे। आवर इंडियन मुसलमान के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे हमारे W हंटर हो जाएंगे। चलिए वही दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, तो ये तारकनाथ दास किए थे। कौन किए थे, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान अखबार को कहाँ, अमेरिका में शुरू किए थे। ये कब किए थे, तो 1910 में अंग्रेजियों के खिलाफ जो विद्रोह किया था उसी समय किए थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करेंगे तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक हो जाएंगे हमारे वेलेंटाइन सीरोल। कौन हो जाएंगे, वेलेंटाइन सीरोल की बात करेंगे तो ये इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। कौन, इन्होंने ही, वेलेंटाइन सीरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, तो ये इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है, इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। झंडा गीत को किसने लिखा, तो ये श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। किसने, श्यामलाल पार्षद ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल की जेल हुई थी, ये दिया हुआ है, तो 6 वर्षों की सजा हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई थी। बात करेंगे प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो ये हो जाएंगे सी राजागोपालाचारी। कौन हो जाएंगे, सी राजागोपालाचारी हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं कि कौन सी प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन जाने जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म की बात करेंगे, कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था और 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उन्होंने गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से, गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान की नारा की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, तो ये महार के प्रवेश के कारण हुआ था, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 6 जून 1899 को तिरुनेवल्ली में, जो तमिलनाडु में है, भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडर समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। अगर ऑप्शन में नाडार हो तो दोनों हो जाएगा, नाडार एवं महार दोनों हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो अरुणा असफ अली। किसने, अरुणा असफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया।
बात करेंगे अरुणा आसिफ अली की, तो एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसिफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई और 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के संगठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पेट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। क्या की? पेट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के भारत के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। किसमें सर्वाधिक योगदान दिया? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन रहे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री की बात करेंगे तो ये लियाकत अली खान रहे। कौन रहे? लियाकत अली खान रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह किसने कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे। ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग एवं बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। क्या था? गृह विभाग था। 1946 ईस्वी में संगठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। किसे? बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय बनाया गया, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। और सैयद अली जहीर की बात करेंगे तो इसे विधि विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? विधि विभाग दिया गया था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान द इंडियन यूनियन अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन भी आरंभ किया था। ठीक है। द लीडर का प्रकाशन भी आरंभ किया था। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? बात करेंगे फ्रंटियर गांधी की तो अब्दुल गफूर खान। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से ही जाना जाता है। अगले क्वेश्चन, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं अब्दुल गफूर खान को। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। कौन थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंध रखते थे? तो रामचंद्र शर्मा का अमहारा गांव से संबंध रखते थे, जो पटना में पड़ता था। कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। किसके? फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किस जेल में? बांकीपुर जेल में भेजा गया था, जहां राजेंद्र प्रसाद को भी रखा गया था। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है। प्रमुख नेता थे। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये गुटनिरपेक्षता का। किसका? गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्ण सुलझाए जा सके। ज्ञातव्य है कि सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कहाँ? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और पी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। किसने? पी मेनन ने। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? तो ये हो जाएगा कुर्मी। कौन हो जाएगा? कुर्मी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, PDF थोड़ा सा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थीं, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। क्या थी? वर्चस्वशाली नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाहा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी रही। कौन? इंडिया विंस फ्रीडम। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये सी राजागोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? राजागोपालाचारी बने थे। सी राजागोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। क्या था? स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये दिसंबर 1946 में। कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का ये कब चुना गया था? 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर की बात करेंगे तो पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में ही राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को ही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो ये 1773 में, 1773 होगा। ठीक है, 1773 में पारित हुआ था। ब्रिटिश सरकार के कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? अभी जस्ट हम लोग पढ़े 1773 में। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानूनी ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं था। ठीक है, बात करेंगे 1773 का, 1833 का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 1919 का सारा था। ठीक है, ये नहीं था। बात करेंगे इसकी तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटेड एक्ट 1773 में, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो ये किया गया था कब किया गया? तो 1835, 1867, 1878, 1908 कब किया गया था? बता दिए। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इसको भी।
विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों को पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो सके हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप होगा। क्या होगा? सरकार के खिलाफ आरोप होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। ये हो जाएगा 1925, 1925, ठीक है, 1925 और 1925 दिया हुआ है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कानपुर और नागपुर में हुई थी। कैथरीन मेयो, एल्स हॉक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। क्या था इनके दोनों के बीच? तो ये उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ठीक है, भारत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। कैथरीन मेयो, एल्स हॉक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकेनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। कौन थे? महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्सर हॉक्सल ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा है। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया? तो ये बी डी सावरकर ने किया था। बी डी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किया था, जिसका नाम पहले मित्र मेला था, उसको बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? किस काल में? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। ठीक है, इसमें है किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ था। बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। निर्णय की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग-भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में नहीं थी? सत्ता में थी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी हो जाएगी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? भारत छोड़ देंगे। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? तो ये क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती का गठन किया था। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन को वर्ष 1930-31 में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था। इसे खुदाई खिदमतगार के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार एक पारसी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है भगवान का सेवक। क्या होता है? भगवान का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड होता है। उद्देश्य गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक सविनय अवैध आंदोलन का समर्थन करना था। क्या था? समर्थन करना था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तात्या टोपे का। किसका नाम जुड़ा हुआ है? तात्या टोपे का। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी तक को रामचंद्र, जिसका नाम क्या है?
मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म एओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दंतक पुत्र नाना धोंदू पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डहलोजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर टाटिया टोपे पहले ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया तथा तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन सैनिक अदालतों में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन एक बार। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए वर्ष 1930 से 32 के बीच सम्मेलन की श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1912 में की गई थी। कब? 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। किसको? दिल्ली के जगह, कलकत्ता के जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1784 में। कब किया गया था? 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट को पारित कर दिया गया था। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्यों कर दिया गया, नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया है? तो ये आनंद मठ का भाग है। किसका है? आनंद मठ का भाग है वंदे मातरम। ठीक है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किसको? वंदे मातरम को गाया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो ये जनरल मोहन सिंह किए थे। कौन किए थे? कैप्टन मोहन सिंह किए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे 1905 में। बंगाल विभाजन के निर्णय अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। घोषणा की बात करेंगे तो 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी और एक मुस्लिम प्रांत सृजन करने के उद्देश्य से बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। किसके कारण? चंपारण सत्याग्रह के कारण। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह पहला सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया, जिनके कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता था। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती है
उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन नील की खेती किसानों को करनी होगी। कितने? हर बीघे में 3 कट्ठे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो ये कांग्रेस पार्टी से हुआ था। किससे? कांग्रेस से हुआ था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन, केलकर, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नामक दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू को उसका सचिव बनाया गया। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों को त्याग कर देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? हमेशा आवश्यक पड़े तो पदों को भी त्याग कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड एवं अंधविश्वास को स्वीकार करते थे। क्या करते थे? अंधविश्वास को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो ये मैडम एच.बी. ब्लावत्स्की की थी। किसने? मैडम एच.बी. ब्लावत्स्की की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के शब्दों थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म के नेरिस्टिज्म अथवा इस्लाम धर्म के सूफीज्म के समकक्ष किया जा सकता है। इसकी संस्थापक हेलेना ब्लावत्स्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट आदि है। स्थापना तिथि कब है? तो ये 1875 है। कब है? 1875 है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्व महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव की बात करेंगे तो A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। कहाँ? अवध स्थानों पर फैल गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ये हो जाएगा हमारा गीता रहस्य। गीता रहस्य ने बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक पूरी रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में ही की थी। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए 8 अगस्त 1942 महत्वपूर्ण है। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगले ही दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया था? तो ये चंपारण आंदोलन के दौरान प्रवेश किए थे। ठीक है। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह एक किसान विद्रोह था।
क्या था? किसान विद्रोह था। चलिए, इसी के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आज लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, आज लास्ट प्रश्न होगा। देखते हैं लास्ट प्रश्न और 540 नंबर प्रश्न को। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1947 में जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए, इसी के साथ हमारा आज चौथा सेट भी खत्म, चौथा पार्ट हमारा जो खत्म हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगले वीडियो में देखते हैं मेडाइवल या एंसेंट किससे शुरू करते हैं, वो आपको कल पता चल जाएगा। कल मैं डाल दूंगी और जो भी लोग देखते हैं उसको कंटिन्यू देखें, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका कवर भी हो जाएगा। कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, इसको जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि उनको भी हेल्प मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।